लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड हम डिस्कस कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे हम आगे। ठीक है, जो डेरिवेशन है वो हमारा डेरिवेशन वाला क्वेश्चन चल रहा था। तो यहाँ तक हमने कर लिया था कि आपके पास में जो टोटल स्कैटरिंग जो वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा, इंसिडेंट स्कैटरिंग वेव फंक्शन और आपके पास में स्कैटर्ड वेव फंक्शन जो है दोनों का सम होगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास में अगर हम यहाँ पर इसको लिखें कि जो टोटल वेव फंक्शन है वो क्या होगा, इंसिडेंट को हमने यहाँ पर लिया ऊपर की तरफ। देखिए ये हमने कहीं लिखा होगा ऊपर एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के जेड हमने लिखा होगा। ये देखिए ये रहा इंसिडेंट वाला एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के जेड। तो इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के जेड। और स्कैटर्ड वेव फंक्शन के लिए हमने यहाँ पर जो है सोल्यूशन लिया था ये वाला, ये हमारा अज्यूम किया हुआ है, जहाँ पर एफ थीटा फाई जो है ये क्या है, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है और ये डिस्टेंस आपके पास में आर है और ये क्या हो गया एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के आर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर जो टोटल स्कैटरिंग वेव फंक्शन है इसको देखते हुए हमने यहाँ पर टोटल स्कैटरिंग वेव फंक्शन के लिए यहाँ पर हमने ये लिख दिया है। तो इसको सभी क्या कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, किसी तरीके से बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट यह है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फ्लक्स ऑफ इंसिडेंट वेव। तो सभी हेडिंग लगाएंगे नहीं, ये मतलब इसी में सब हेडिंग है, तो इसी में हम सब पार्ट इसका जो है निकाल रहे हैं। फ्लक्स ऑफ इंसिडेंट वेव, यानी कि इंसिडेंट वेव के लिए अब हम जो है यहाँ पर फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। देखिए फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स आपके पास में प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी होती है जिसको आप जे से रिप्रेजेंट करते हो। सो यहाँ पर सबसे पहले डेंसिटी की जो आपके पास में फ्लक्स की यहाँ पर आप जो है डेफिनेशन लिखोगे। फ्लक्स इज नॉन एज प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। यानी कि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जिसको हम जे से लिखते हैं। ठीक है, जे वेक्टर से आप लिख सकते हो। चलिए अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ आयोटा एच कैट एंड डिवाइडेड बाय 2m साइन इन स्टार। ठीक है, हम यहाँ पर इंसिडेंट वेव फंक्शन के लिए कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम साइन इन लिख रहे हैं। ठीक है, और डेल साइन इन माइनस डेल साइन इन स्टार और साइन इन। अच्छा ये तो सबको मालूम होगा कि जो स्टार लगाया उसका क्या मतलब है। स्टार का मीनिंग है, जो साइन स्टार है उसका मीनिंग है यहाँ पर जो इंसिडेंट वेव फंक्शन है उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, यानी कि इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ इंसिडेंट वेव फंक्शन, ऑफ इंसिडेंट वेव फंक्शन। ठीक है, यहाँ तक हो गया, साथ साथ देखते भी रहेंगे आप लोग। तो हमारे पास में जो इंसिडेंट वेव फंक्शन था वो क्या था, इंसिडेंट वेव फंक्शन था एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के जेड, ये हमारा इंसिडेंट वेव फंक्शन था। अब ये इसके लिए अगर आप कॉम्प्लेक्स कंजुगेट वेव फंक्शन अगर फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आयोटा की जगह क्या लिख देंगे हम, माइनस ऑफ आयोटा लिख देंगे। तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा के जेड। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज को आप यहाँ पर पुट करके इसके लिए क्या कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी यानी कि फ्लक्स ऑफ इंसिडेंट वेव जो हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लोग हमने पहले भी जो ये वाला काम किया है तो ये आप करेंगे, सभी लोग इसे कर लेंगे। ठीक है, कीजिए इसे, बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हो।
पहले भी हमने एक वेव फंक्शन के लिए स्टार्टिंग में या सेकेंड या थर्ड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, तो वहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही था। तो यहाँ पर सिर्फ ओनली हमने निकाल के छोड़ देना है इसको, है ना। तो ये आपके फ्लक्स ऑफ इंसिडेंट वेव वाला जो यहाँ तक है ये वाला हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब देखिए पार्शियल जो आपके पास में वेव एनालिसिस मेथड है, इसमें हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को यूज करेंगे फ्री पार्टिकल का सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो ये वाला जो पार्ट है आपके पास में इंसिडेंट फ्लक्स ऑफ इंसिडेंट वेव वाला, इसको आप जो है खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मुझे जो है इसका सॉल्यूशन सेंड करेंगे, और अगली हेडिंग लगाएंगे। थोड़ा टाइम हमारा यहाँ पर बच जाएगा अगर आप लोग ऐसा कर लेंगे तो अगली हेडिंग लगाइए फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये अब हम करने वाले हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से आप लोग इसको देखेंगे और इसको मार्क भी कर लेंगे आप कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी तरीके से भी आप इसको लिख रखिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में आता है ये। और एक तो या तो ये पूछा जाएगा फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, इस नाम से पूछा जाएगा, या फिर ये पूछा जाएगा आपके पास में फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आपके पास में, ठीक है, फॉर पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड, इस तरह से पूछा जाता है। देखिए फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन in spherical coordinates can be written as ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर लिख रहे हैं पहले, साइन एन एल एम, ठीक है। और यहाँ पर जो इस वेव फंक्शन है ये आर डिपेंडेंट है, थीटा डिपेंडेंट है एंड फाई डिपेंडेंट है, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमने ये एज्यूम कर ली इस तरीके से 2k² अपॉन आई एंड इट्स होल पावर हाफ। ऐसा क्यों करते हैं हम? हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं कि कोई वेव फंक्शन लेते हैं और बाद में उसके लिए रिजल्ट को जो है प्रैक्टिकली जो है हम देखते हैं। तो अगर रिजल्ट मैच हो जाता है तो उस वेव फंक्शन को हम जो एज्यूम हमने किया था उसको हम सही मान लेते हैं, अदरवाइज हम जो अदर वेव फंक्शन लेकर ट्रायल करते हैं। तो यहाँ पर हमने कोई फंक्शन ये इस तरीके से लिया है, इसका सोल्यूशन ये लिया है मैंने, ठीक है। तो इसको हम आगे लेंगे, सॉल्व करेंगे इसे। इसमें देखिए आगे भी टर्म है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आपके पास में बेसल फंक्शन आएगा। बेसल फंक्शन को आप लिखोगे JL AR, ये बेसल फंक्शन है। और साई LM, ये आपके पास में क्या हो गया? स्फेरिकल हार्मोनिक्स हो गया। आपने हाइड्रोजन वाला चैप्टर किया होगा BSc फाइनल ईयर में, तो वहाँ पर आपने ऐसा किया होगा कि वेव फंक्शन को आप जो है डिवाइड कर देते थे, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या है? बेसल फंक्शन है। बेसल फंक्शन आप लोगों ने BSc सेकंड ईयर में पढ़े थे मैथमेटिकल फिजिक्स में, ठीक है। बेसल फंक्शन, इसका सॉल्यूशन भी हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे और इसका सॉल्यूशन भी हम जो है BSc आपके पास में क्वांटम मैकेनिक्स से जो डायरेक्ट सॉल्यूशन यहाँ पर इसका लिखेंगे। तो ये क्या है आपके पास में? यह स्फेरिकल हार्मोनिक्स, स्फेरिकल हार्मोनिक्स। देखिए आपके पास में जो फंक्शन है एफ आर थीटा फाई, अगर कोई फंक्शन है तो उसको आप जो है यहाँ पर ब्रेक कर सकते हो एफ आर, एफ थीटा एंड एफ फाई में। तो बिल्कुल वही हमने यहाँ पर काम किया है कि जो वेव फंक्शन आर थीटा फाई में था उसको हमने जो है अलग अलग कर लिया है यहाँ पर। यहाँ देखो आर के लिए हमने बेसल फंक्शन बना दिया अलग से और थीटा और फाई के लिए हमने स्फेरिकल हार्मोनिक्स में इसको लिख दिया। तो इसे ब्रेक करके आप फंक्शन को लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जनरल कंसेप्ट होता है एक, तो इसको आप हाईलाइट कर लोगे कि आपके पास में ये वाला कंसेप्ट आपने यूज किया है इनको अलग अलग करने के लिए, ठीक है। इसको कहीं कॉपी के ऊपर वाले पार्ट पर लिख लोगे आप। डेरिवेशन का पार्ट नहीं है बट आपको समझना जरूरी है कि कैसे ऐसा क्यों किया गया हमने। और जो इसमें बेसल फंक्शन जो होता है जिसको हम JL KR बोल रहे हैं, इसकी वैल्यू देखिए
इसकी वैल्यू आप लिखते हो, अगर मान लीजिए अगर आप जे एल अगर आपके पास में एक्स में अगर ये होता है, मतलब यहाँ पर के आर की जगह अगर एक्स होता है तो इसकी वैल्यू होती है एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एक्स कोस थीटा एंड पी एल कोस थीटा, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है? ये आपके पास में बेसल फंक्शन की वैल्यू है। और यहाँ पर पीएल क्या है? पीएल आपके पास में है लेजेंड्रे पोलिनोमियल। उस दिन मेरे को नाम याद नहीं आ रहा था, उसके बाद मैंने इसको देखा, इसका नाम है लेजेंड्रे पोलिनोमियल। ये एल फॉर लेजेंड्रे है। ठीक है, तो इसका ये क्या है? पीएल, यह लेजेंड्रे पोलिनोमियल। पढ़ा होगा आपने, ही याद आ रहा होगा आपको। एल की अलग अलग वैल्यू, इसके लिए इसकी अलग अलग वैल्यू थी। तो यहाँ पर देखिए सारी टर्म को आपको मालूम होना चाहिए। जे एल के आर क्या है? बेसल फंक्शन है। साई एल एन थीटा फाई क्या है? स्फेरिकल हार्मोनिक्स है। बेसल फंक्शन की वैल्यू जो है अगर ये एक्स में होता है तो ये इस तरीके से लिखा जाता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एक्स कोस थीटा, पीएल कोस थीटा। पीएल यहाँ पर क्या है? पीएल आपके पास में लेजेंड्री पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो सारी टर्म को क्लियर करते हुए चलेंगे। और जो आपके पास में ये वाली वैल्यू है साई एल एम थीटा फाई, इसके लिए देखिए एक एक्सप्रेशन होता है, उसको लिख रहे हैं हम साइन एल एम थीटा फाई। इस एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका होता है 2l प्लस 1 अपॉन एम, एम नहीं 4 पाई एंड इट्स होल पावर हाफ एंड पी एल कोस थीटा, ई एल कोस थीटा। तो ये आपके पास में किसकी वैल्यू होती है? आपके पास में स्फेरिकल हार्मोनिक्स की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये स्फेरिकल हार्मोनिक्स है, स्फेरिकल हार्मोनिक। एक देखिए ये वाला एक्सप्रेशन सभी ने पढ़ा होगा। जब आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में बात करते हो तो सैड इज इक्वल टू आर कोस थीटा, ये पढ़ा होगा सभी ने। तो हम कोऑर्डिनेट्स में जब बात करते हैं तो आपने ये वाला पढ़ा होगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा होगा आपने, z इज इक्वल टू आर कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला भी हम काम में लेंगे क्योंकि हमारा जो वेव फंक्शन था वो क्या था? हमारा इंसिडेंट वेव फंक्शन था साइन इन इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के जेड। तो यहाँ पर z की जगह हम लिख सकते हैं, आपके पास आपका कहाँ लिखा हमने? आर कोस थीटा, ये वाला ये लिख सकते हैं। ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के आर कोस थीटा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने यूज करके इसको जो कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पर कंडीशन ले लें कि हमारा जो पोटेंशियल है वो अगर फाई में सिमेट्रिक हो, यानी फाई पे इंडिपेंडेंट हो, जिससे कि आपके पास में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट अगर आप ले रहे हो, ठीक है, और पोटेंशियल जो है आपके पास में इफ पोटेंशियल इज फाई independent और सिमेट्रिक इन फाई में सिमेट्रिक हो या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ फाई हो, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आपका जो मैग्नेटिक मोमेंटम नंबर है वो मैग्नेटिक मोमेंटम नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो मैग्नेटिक मोमेंटम नंबर m should be 0। मैग्नेटिक मोमेंटम नंबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब तक आप जो साई एल एम लिख रहे थे ना, m जो लिख रहे थे, ये वाला m, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? 0 लिखोगे, क्योंकि हमने पोटेंशियल क्या लिया है? यहाँ पर सिमेट्रिक लिया है फाई में। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी बन सके, सिंपलिसिटी जो है हम यहाँ पर ला रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर हम सारी वैल्यूज को टिपिकल लेते चलेंगे। तो हमें कुछ सिंप्लीफाई करना होगा यहाँ पर। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने क्या कर लिया? यहाँ पर हमने पोटेंशियल को फाई इंडिपेंडेंट या फिर सिमेट्रिक इन फाई सपोज कर लिया।
जिससे क्या हो गया, मैग्नेटिक मोमेंटम नंबर जो है वो 0 हो गया आपके पास में। तो ऐसे में इंसिडेंट वेव फंक्शन कैसे लिखा जाएगा? सो नाउ इंसिडेंट wave function in terms of wave function in terms of complete basis, in terms of complete basis, complete basis में हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए साइन इन क्या हो जाएगा, साइन इन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, एक तो हमने देखो ऊपर की तरफ लिखा है यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के आर कोस थीटा, ये तो आएगा यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के आर कोस थीटा, ठीक है। और इसके अलावा भी हमने इस पहले जो है इसकी वैल्यू लिखी थी एक बार, तो ए नोट करके कुछ लिखी थी हमने, तो यहाँ पर हम अब जो है यहाँ पर ए एल लिखेंगे उसके लिए। तो एल की जो वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी वेरी कर रही है, और ये मैंने लिख दिया यहाँ पर ए एल, ठीक है। एल की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी वेरी करेगी, और यहाँ पर लिख रहा हूँ साई एन एल, और एम की जगह लिख रहा हूँ मैं 0, ठीक है। एम की जगह लिख रहा हूँ 0 और आर थीटा एंड फाई। तो ये आपके पास में इंसिडेंट वेव फंक्शन अब इस तरीके से लिखा जाएगा, इसे भी हाईलाइट कर लेंगे इसे। अब देखिए यहाँ पर स्फेरिकल हार्मोनिक जो आपके पास में थे उनकी वैल्यू में यहाँ पर पुट करने वाले हैं। सो नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ spherical harmonics, ठीक है। स्फेरिकल हार्मोनिक्स की वैल्यू में आप पुट करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर। स्फेरिकल हार्मोनिक्स का मीनिंग क्या था, साई एल एम, सॉरी वाई था, वाई एल एम। हाँ ऊपर भी देख लेना एक बार, वाई लिखा है या साइन लिखा है, क्योंकि साइन है वाई आएगा। हाँ ये वाई है, ये थोड़ा सा इसको आप सही कर लेना, ये वाई है। स्फेरिकल हार्मोनिक्स को यहाँ पर वाई से ही लिखा जाता है। मैंने सब जगह साइन कर दिया, इसको वाई कर लेंगे आप, ठीक है। स्फेरिकल हार्मोनिक्स अगर बोल रहे हैं तो आपको वाई लिखना है, ठीक है। वेव फंक्शन का मतलब होगा साइन, तो वाई एल एम एंड थीटा फाई, इसकी वैल्यू यहाँ पर हम पुट करने वाले हैं, क्योंकि हमने ऊपर लिख ली है, तो ये हो जाएगा साइन इन एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के आर कोस थीटा इज इक्वल टू समीशन फॉर एल इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एंड ए एल। और अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं सभी, देखो ये किस किस से मिलकर बना है, ये हमारे पास पूरी वैल्यू यहाँ पर हमने जो लिखी थी ऊपर, ये वाली वैल्यू पूरी वैल्यू आएगी, ठीक है। ये वाली यहाँ पर देखो हम एम की जगह 0 आ रहा है, बाकी सब हमारे पास में है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको लिख देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2k² अपॉन पाई एंड इट्स होल पावर हाफ जे एल की आर, यानी कि बेसल फंक्शन ये लिख दिया हमने। और फिर हम यहाँ पर लिख रहे हैं 2l + 1 अपॉन 4 पाई एंड इट्स होल पावर हाफ मल्टीप्लाई पी एल कोस थीटा। तो ये हमने यहाँ पर स्फेरिकल हार्मोनिक्स की वैल्यू लिख दी, ये बेसल फंक्शन था, ये इनका मल्टीप्लाई था, और ये आपके पास में ए एल यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज अलग अलग हो गई। समझ में आ रहा है कि कैसे मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा है, क्योंकि अब जितने भी एक्सप्रेशन अब आगे आएंगे वो इससे छोटे नहीं होंगे, सारे बड़े बड़े ही होंगे। तो आपको ठीक से लिखना है इसको, है ना, और कंप्लीटली इसको साथ साथ करते चलना है। अब देखिए इसको इक्वेशन भी दे देते हैं हम, जैसे कि हम इनको इक्वेशन देते हैं क्योंकि हमारे इक्वेशन बाद में काम में आएंगी। तो आप देखिए यहाँ पर इक्वेशन दे दीजिए, जो हमारी पहली वाली इक्वेशन थी उसको आप फर्स्ट दे दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के आर कोस थीटा वाली टर्म को, और
फिर ये वाली को सेकंड दे दीजिए और इस थर्ड दे दीजिए, ठीक है। फिर बाद में अगर हम यहाँ पर अगर दोबारा अगर देखेंगे इक्वेशन को तो मैं आपको इक्वेशन नंबर बता दूंगा जिससे आपको रिकॉग्नाइज हो जाएगा कौन सी इक्वेशन में करना है। देखिए आगे, अब देखिए इक्वेशन 3 में हम जो है बोथ साइड दोनों साइड क्या करेंगे, हम पीएल प्राइम कोस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे और उसे इंटीग्रेट कर देंगे ओवर सॉलिड एंगल के लिए हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। सो नाउ मल्टीप्लाइंग in equation 3 by PL prime cos theta and integrating over solid angle के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे। सॉलिड एंगल की वैल्यू क्या थी, सॉलिड एंगल के लिए देखिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, डी ओमेगा, इसको आप क्या बोलते हैं डी ओम बोल देते, ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई। ये हमारे पास में क्या थी, सॉलिड एंगल के लिए वैल्यू थी। तो अब देखिए यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इस टर्म को बोथ साइड। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर जो हमारी राइट साइड है, ये वाली साइड है राइट हैंड साइड और ये वाली साइड है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो हम यहाँ पर कौन सी साइड ले रहे हैं, सबसे पहले राइट हैंड साइड ले रहे हैं। तो राइट हैंड साइड में पहले मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी टर्म हो जाएगी इसलिए कुछ तो हमें कम करना ही होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले मैं ये वाली साइड ले रहा हूँ ऊपर वाली, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए पी एल प्राइम कोस थीटा से। तो टर्म कुछ इस तरीके से हो जाएगी, समीशन L is equal to 0 to infinity AL 2k square upon pi and its whole power half and JLKR, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, इसको उतार रहा हूँ बिल्कुल एज इट इज, 12 plus 1 upon 4 pi its whole power half and PL cos theta, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे करना है, पीएल प्राइम कोस थीटा से करना है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए पीएल प्राइम कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इंटीग्रेट करना है ओवर सॉलिड एंगल, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा साइन थीटा डी फाई आ जाएगा। तो सॉलिड एंगल के लिए मैंने इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं, तो उसको आप इंटीग्रेट कर देंगे। आप देखिए यहाँ पर ये वाली पूरी टर्म जो है ना यहाँ से लगाकर यहाँ तक अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये डिपेंडेंट ही नहीं कर रही थीटा और फाई पे, यहाँ तक डिपेंड ही नहीं है। तो थीटा और फाई अगर आप यहाँ पर ओवर सॉलिड एंगल अगर आप यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हो तो इंटीग्रेशन का साइन सिर्फ यहाँ आएगा, क्योंकि ये सब क्या है कांस्टेंट वैल्यूज है, तो सब बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन के, तो इंटीग्रेशन का साइन सिर्फ यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास में यहाँ पर आपके पास में क्या होगा, थीटा और फाई के लिए इंटीग्रेट होगा ये। तो इसको मैं आप डबल इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, आप दो डबल इंटीग्रेट कर लीजिए इसे यहाँ तक। यहाँ पर जैसे मान लीजिए थीटा के लिए आप सभी जानते हैं, तो थीटा के लिए क्या होगा, थीटा के लिए आपके पास में 0 to पाई जो है इंटीग्रेशन लिमिट होगी, और फाई के लिए क्या लिमिट होगी स्फेरिकल में, फाई के लिए होगी 0 to 2 पाई लिमिट होगी। तो थीटा के लिए लिख देंगे 0 to पाई और फाई के लिए लिख देंगे 0 to 2 पाई, ठीक है। यहाँ तक सभी जानते हैं। जैसे यहाँ पर फाई की कोई टर्म नहीं है, तो डी फाई का अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो फाई मिलेगा, और लिमिट पुट करोगे 0 to 2 पाई, तो फाइनली क्या मिलेगा हमें 2 पाई मिलने वाला है, यानी कि यहाँ पर फाई को आप हटाकर 2 पाई लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समीशन L is equal to 0 to infinity AL 2k square upon pi and its whole power half JLKR 12 plus 1 upon 4 pi its whole power half, ठीक है। तो 2 पाई को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, यहाँ पर इसी के अंदर लिख देता हूँ 2 पाई, अभी तो इसी के अंदर लिख देते हैं पी एल कोस थीटा, पी एल प्राइम कोस थीटा एंड साइन थीटा डी थीटा। देखिए आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि जो जेएल के आर है इसमें भी जो है आर है, तो हम इसका जो है इंटीग्रेशन में पार्टिसिपल से क्यों नहीं ले रहे हैं।
तो मैंने बताया ना आपको, यहाँ पर आप सॉलिड एंगल के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो सॉलिड एंगल में ओनली क्या है, थीटा और फाई है, आर की कोई टर्म थी ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर आर वाली टर्म को यहाँ पर बाहर ले रखा है हमने, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आर का नहीं होगा। और वैसे भी ये वाली टर्म जो आगे जाकर कैंसिल होने वाली है, तो अगर इसका वैसे तो करना भी नहीं है, और आगे जाकर टर्म ये कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि अभी हमारे पास में हमने सिर्फ राइट हैंड साइड पे कर रहे हैं। जब हम लेफ्ट साइड पे करेंगे तो हमारे पास में लेफ्ट साइड में भी ये वाली टर्म बन जाएगी। तो करते रहें साथ के साथ और देखते रहें क्या हो रहा है। चलिए अब देखिए, हमारे पास में कंडीशन हम यहाँ पर लेंगे, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन हम यहाँ पर यूज में लेंगे ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल। तो क्या होता है देखो, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल ठीक है। और इसमें देखिए क्या कंडीशन है, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन क्या है, अगर लिमिट 0 to पाई हो और यहाँ लिखा हो पी एल cos थीटा, पी एल प्राइम cos थीटा एंड साइन थीटा डी थीटा, अगर इस तरीके से कोई टर्म लिखी हुई हो, ठीक है। 2 पाई को तो आप बाहर निकाल सकते हो यहाँ से, बाकी जो बचा आपके पास में यही टर्म है। तो ये ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन होती है और इसकी वैल्यू क्या थी, 2/12+1 एंड क्रोनिकर डेल्टा, जिसको आप डेल एल एल प्राइम बोल सकते हो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक में एल और एक में क्या है, एल प्राइम हमारे पास में, ठीक है। तो आप जो है हाईलाइट कर लीजिए कि ये एक कंडीशन है, इसको हम यहाँ पर यूज में ले रहे हैं। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा अब कि अब हम राइट साइड में भी हम कर लेते हैं, बाकी सारी वैल्यू लिख देंगे। तो देखिए राइट साइड में हमारे पास में हमने किया, ये राइट साइड में था ये, ठीक है। लेफ्ट साइड में देखिए हमारे पास में ये टर्म थी, तो यहाँ भी हमें इसका मल्टीप्लाई करना था पी एल प्राइम cos थीटा का। तो ये हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन, एक तो थीटा वाला आएगा 0 to पाई, एक फाई वाला आएगा 0 to 2 पाई, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास में एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के आर cos थीटा, और मल्टीप्लाई अगर आप कर रहे हो पी एल प्राइम cos थीटा एंड साइन थीटा डी फाई, ये आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड होगी। और राइट हैंड साइड में आपके पास में क्या वैल्यू थी, राइट हैंड साइड में वैल्यू लिख देंगे हम, ये वाली टर्म लिख देंगे पूरी, ठीक है। और ये वाली कंडीशन इसमें लिख देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा समीशन फॉर एल इज इक्वल टू 0 to इंफिनिटी एंड 2 पाई, इस 2 पाई को हमने जो है आगे की तरफ मल्टीप्लाई में लिख दिया, 2 पाई ए एल 2k स्क्वायर अपॉन पाई एंड इट्स होल पावर हाफ एंड जे एल के आर यानी बेसल फंक्शन एंड 2l+1 अपॉन 4 पाई एंड इट्स होल पावर हाफ। और बाकी जो इंटीग्रेशन वाली वैल्यू है 0 to पाई वाली, ये वाली आपके पास में क्या हो गई, ये वाली हो गई। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/2l+1 एंड क्रॉनिकल डेल्टा डी एल एल प्राइम, सॉरी डेल एल एल प्राइम इसको बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये हमारे पास में कंडीशन होगी। अब देखो और सिंपलिसिटी के लिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, और अजम्पशंस ले लेंगे। और अजम्पशन हमने ले लिया कि एल और एल प्राइम आपके पास में दो क्या सेम कंडीशंस है, तो सेम कंडीशन होने पर आपके पास में क्रॉनिकल डेल्टा डेल एल प्राइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर एल और एल प्राइम अगर इक्वल नहीं होते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। पढ़ा होगा आपने डिराइव डेल्टा फंक्शन वाला, ठीक है। अब सेम होता है तो क्या होता है, 1 हो जाती है, और सेम नहीं होता है तो 0 हो जाती है। तो यहाँ पर वैल्यू 1 हो जाएगी इसकी, और यहाँ पर हम एल प्राइम को भी क्या लिख देंगे, एल लिख देंगे। तो अब आपके पास में नई इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 to 2 पाई एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के आर cos थीटा। अब देखिए इससे एल प्राइम को आप जो है एल लिख देंगे, तो पी एल cos थीटा साइन थीटा डी फाई इज इक्वल टू समीशन फॉर एल इज इक्वल टू 0 to इंफिनिटी 2 पाई ए एल 2k स्क्वायर अपॉन पाई एंड इट्स होल पावर हाफ, बेसल फंक्शन जे एल के आर 12+1 अपॉन 4 पाई एंड इट्स होल पावर हाफ
एंड 2/12 प्लस 1। यहाँ तक आ जाएंगे हम। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर एक जो है एक हल्का सा देखिए, यहाँ पर इन दोनों टर्म को हम समझेंगे, ये वाली और ये वाली टर्म। इन दोनों टर्म को मैं अलग से लिख रहा हूँ ना, क्योंकि थोड़ा इनको हमें अरेंज करना है। तो देखिए, एक तो टर्म लिखी हुई है 12 प्लस 1/4 पाई एंड इट्स होल पावर हाफ, और एक टर्म लिखी हुई है, देखो इसको मैं अगर इस 2 पाई को अगर मैं इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4 पाई, ठीक है, 4 पाई, और मैं यहाँ नीचे की तरफ 12 प्लस 1 है, 4 पाई अपॉन 12 प्लस 1 हो गया। ये टर्म आनी चाहिए, लेकिन अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, हाफ पावर इसके लगा दूँ और यहाँ पर एक बार और लिख दूँ उसको, 4 पाई अपॉन 12 प्लस 1 एंड इट्स होल पावर हाफ। तो बताइए ये वाली चीज़ समझ में आई क्या? कैसे लिखा मैंने, 2 पाई को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 पाई अपॉन 12 प्लस 1, तो मैंने इसकी होल पावर क्या लिख दी, हाफ करके लिख दी, फिर से वही टर्म हमें मिल जाएगी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ऐसा करने पे आप देखिए हमारे पास में क्या सीन हो जाएगा, यहाँ पर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 12 प्लस 1 से 12 प्लस कैंसिल हो जाएगा, कि दोनों की पावर क्या है, सेम है। तो कुल मिला के आपके पास ये वाली टर्म बचेगी यहाँ पर, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन हो गया। तो अब हमारे पास में यहाँ पर जो नई टर्म बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, एक चीज़ देखिए डायरेक्ट मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ, जो बेसल फंक्शन JL KR है, इसकी वैल्यू देखिए आपके पास में क्या होती है, इसको भी लिख लो ताकि और शॉर्ट हो जाएगी। 2 आयोटा एंड इट्स होल पावर L इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा KR कोस थीटा PL कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा। ये वैल्यू जो है एक बेसल फंक्शन की होती है। तो यहाँ पर आप जो है बेसल फंक्शन की लिख सकते हो, इसकी जगह पर, इस इंटीग्रेशन की जगह पर, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 आयोटा की पावर L JL KR इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा KR कोस थीटा इंटीग्रेशन PL कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर जो है लिख देंगे, हमारी जो ऊपर इक्वेशन थी उसमें, इसको भी आप जो हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों टर्म को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैं इसकी जगह लिख रहा हूँ, इन दोनों टर्म को मिलाकर लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा हाँ, फाई के रेस्पेक्ट में यहाँ पर देखो, ऊपर देख लो वापस एक बार, फाई के रेस्पेक्ट में अगर हम यहाँ पर अगर इंटीग्रेट कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, इधर की जैसे 2 पाई मिल जाएगा, इधर वाला 2 पाई तो गायब हो ही गया, पर इधर वाला 2 पाई रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई, और जो इंटीग्रेशन था उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आयोटा की पावर L एंड बेसल फंक्शन JL KR इज इक्वल टू इस तरफ रहेगा AL, एंड जो वैल्यू आपके पास में आ गई वो क्या आ गई, ऊपर देखना पड़ेगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 2k² अपॉन पाई, इसकी होल पावर हाफ, एंड बेसल फंक्शन इधर भी आएगा, और इन दोनों को हमने कॉन्ट्रैक्ट करके लिख दिया, ये वाला 4 पाई अपॉन 2L प्लस 1 एंड इट्स होल पावर हाफ। ठीक है, तो यहाँ देखो आप बेसल फंक्शन तो कैंसिल आउट हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो, AL की वैल्यू निकाल सकते हो आप यहाँ से। तो AL की वैल्यू क्या हो जाएगी, AL की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2 पाई एंड अगर हम यहाँ पर एक बार इसको समझने की कोशिश करना, इस टर्म को, 2 पाई आयोटा की पावर L एंड 2L प्लस 1 अपॉन 2k²। ठीक है, एंड इट्स होल पावर हाफ। तो क्या हुआ, ये वाली टर्म इस तरफ जाकर ऊपर की तरफ चली गई, यानी यहाँ आ गई। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये वाला पाई और ये वाला पाई दोनों क्या है, हाफ पावर में, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए।
ठीक है। और उसके बाद में जो आपके पास में इधर जब आप आओगे इस टर्म को लेकर, तो 4 जो है 4 ये नीचे की तरफ आएगा यहाँ पर। अब उसकी अगर आप हाफ पावर उस पर अप्लाई करोगे तो अगर आप यहाँ पर ऊपर की तरफ देखो तो यहाँ पर 2 बचा हुआ, ये रहा 2, ये वाला 2। तो ये 2 क्या करेगा, इस वाले को कैंसिल आउट कर देगा अगर आप इसको पावर में लेके आओगे या फिर इसको ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ क्या बच जाएगा, ओनली पावर में, हाफ पावर में 2 बच जाएगा। ठीक है, तो आप खुद से करके देखना कैसे हुआ ये। तो यहाँ पर आपके पास में फाइनल वैल्यू ये वाली आ गई। तो इसको कोई इक्वेशन दे दीजिए, जैसे अब याद तो मुझे नहीं है, हमने कितनी दे दी थी यहाँ पर, 3 इक्वेशन दे दी थी हमने, 3। तो इसको दे दीजिए आप 4, इसको दे दीजिए 5 और इसको दे दीजिए 6। ठीक है, चलिए अब AL की वैल्यू मिल गई। तो हमने हमारा जो इक्वेशन थर्ड थी, इक्वेशन थर्ड में हम जो यहाँ पर AL की वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए इक्वेशन थर्ड क्या थी, इक्वेशन थर्ड ये वाली इक्वेशन। यहाँ पर अगर आप AL की वैल्यू पुट कर दोगे तो आप यहाँ पर जो है इंसिडेंट वेव फंक्शन की वैल्यू गेन कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर AL हमारे पास में जो कांस्टेंट वैल्यू थी, यहाँ पर उसको वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। तो ये वाला काम करेंगे सभी, इक्वेशन थर्ड में वैल्यू पुट करेंगे। So now putting value of AL, in equation 3, ठीक है। तो इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे AL की। सो इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, समीशन L is equal to 0 to infinity and 2 pi iota and its whole power L and 2L plus 1 upon 2k square and its whole power half, 2k square upon pi and its whole power half, JLKR in the Bessel function, 2L plus 1 upon 4 pi हाफ एंड यहाँ पर PL cos थीटा। देखो सारी वैल्यू जो थी आपके पास में ये वाली इक्वेशन थर्ड में अवेलेबल थी। ठीक है, तो यहाँ से वहाँ से आई है ये। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन यहाँ पर नहीं है, ये AL की वैल्यू में नहीं है, लेकिन ये वाली बाकी वैल्यूज बेसल फंक्शन वगैरह इक्वेशन थर्ड से आई है, क्योंकि हमने इक्वेशन थर्ड में वैल्यू पुट की है। और किसके इक्वल है ये इंसिडेंट वेव फंक्शन के इक्वल है। देखिए यहाँ पर अब कौन कौन सी वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है और इंसिडेंट वेव फंक्शन क्या आ रहा है। देखिए 2k स्क्वायर से 2k स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पर, है ना। और देखिए 2L plus 1 की पावर हाफ एंड 2L plus 1 की पावर की हाफ दोनों जगह मिल रहा है, आपको यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2L plus 1, ये तो आपके पास में यहाँ आ गया। और अगर आप यहाँ पर 4 का अगर यहाँ पर इस हाफ पावर करते हो तो यहाँ पर नीचे की तरफ 2 आएगा और ये वाला 2 जो है इस वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसके अलावा देखिए इस पाई की पावर भी हाफ है, यहाँ भी पाई की पावर हाफ है, तो ये दोनों पाई मिलकर पाई हो जाएंगे, पाई की पावर हाफ मिलकर पाई हो जाएंगे और ये वाला पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसके अलावा क्या बच गया, यहाँ पर बच गया आपके पास में JLKR यानी कि बेसल वेव फंक्शन बच गया एक तो, है ना। और फिर उसके बाद क्या बच गया, PL cos थीटा, ये वाली टर्म बच गई। तो ये हो जाएगा PL cos थीटा, ये वाली टर्म रह गई। और यहाँ रह गया आयोटा की पावर L। तो ये आपके पास में क्या हो गया, वेव फंक्शन हो गया, इंसिडेंट वेव फंक्शन हमारे पास में। यहाँ पर L की वैल्यू क्या है, 0 to infinity है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर अलग अलग कंडीशन लेंगे। जैसे कि आपके पास में अगर आप यहाँ पर KR की वैल्यू जो आपके बेसिक फंक्शन में लिखा हुआ है, KR की वैल्यू अगर आप लार्ज लेते हो, ठीक है, तो वेरी लार्ज वैल्यू के लिए जो JLKR यानी बेसल वेव फंक्शन जो है, बेसल फंक्शन जो है ये क्या हो जाएगा आपके पास में, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/KR। इसको आपको डायरेक्ट लर्न करना है,
1/kr sin kr माइनस एल पाई बाई 2। ये वेव फंक्शन की सॉरी बेसल फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी अगर kr की वैल्यू क्या होगी, बहुत बड़ी होगी, लार्ज होगी। ठीक है, ये कंडीशन है हमारी, ये कंडीशन है, इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो, कंडीशन है, कंडीशन। ठीक है, तो अब देखिए जो इंसिडेंट वेव फंक्शन कैसा दिखाई देगा दिखने में। इंसिडेंट वेव फंक्शन दिखाई देगा साइन इन इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो या तो एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के आर कोस थीटा लिख सकते हो, या फिर आप इसे क्या लिखोगे, इसे लिखोगे समीशन फॉर एल इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एंड आयोटा टू द पावर एल एंड मल्टीप्लाई 12 प्लस 1, और इसके बाद में बेसल वेव फंक्शन की क्या आ जाएगा, बेसल फंक्शन से आ जाएगा के 1/kr एंड साइन ऑफ के आर माइनस एल पाई बाई 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास में, और मल्टीप्लाई में क्या है, पी एल कोस थीटा, ये जो लेजेंडरी पोलिनोमियल है इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये पूरा अपने पास में हो गया इंसिडेंट वेव फंक्शन। ये हमने इंसिडेंट वेव फंक्शन फाइंड किया है पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हुए। ठीक है, तो इसको कोई क्वेश्चन दे देना, जैसे कि अपने पास में कौन सी क्वेश्चन चल रही थी, 6 तक हो गई थी, 5 6 7 लिख लो इसको, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, आगे काम में आएंगी ये। ठीक है, तो मैं आपको अगर क्वेश्चन नंबर बोलूंगा तो आपको ध्यान में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए इक्वेशन 9 सॉरी इक्वेशन 7 एक्सप्रेस इक्वेशन 7 एक्सप्रेस प्लेन वेव इनटू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स और वेव। ठीक है, क्या तक कर लेंगे।